दर्शकों को धन्यवाद। आप ही वोटर्स हैं जो इंडिया जनबंधन पर विश्वास जताए हैं और जो दिख रहा है नंबर्स में, आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले देख लीजिए एग्जिट पोल कैसे धराशायी हुए हैं। तो सबसे पहला जरूरी चीज कि अगली बार से एग्जिट पोल पर सरकार बनाने की खुशी न जताएं, सभी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। दूसरी बात कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी भी, उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी स्वयं उस सीट से पीछे हैं और ये जो बोला जा रहा है कि वो तो मोहम्मदन सीट्स के मोहम्मदन वाले बूथ हैं, तो मोहन जी ये बताइए कि सबका साथ सबका विश्वास कहाँ है? फिर आप धराशायी हो गए हैं, आपके को माइनॉरिटी का सपोर्ट नहीं है। पूरे देश से जो ट्रेंड आ रहा है, टक्कर पूरी तरह से इंडिया जनबंधन, एक एक पार्टी कांग्रेस के साथ साथ जितनी पार्टियां हैं टक्कर दे रही है आपको। इसका मतलब यह है कि जनता का विश्वास आपके ऊपर डोल गया है। आपकी नैतिकता यहां यह है कि आप खुद हार मान लें और अब ये बात बीजेपी या एनडीए नहीं कह सकती कि वो एक तरफा देश का जनादेश उनके साथ है। आपने ये जो टॉपिक रखा है, तो जनादेश विपक्ष के साथ है, जनादेश इंडिया जनबंधन के साथ है, जनादेश पीछे हैं, अभी भी काफी पीछे हैं आप लोग। बहुमत के आंकड़ा तो एनडीए के पास है। 2 राउंड भी पूरे नहीं हुए सब जगह, पहला दूसरा राउंड अभी चल रहा है, पहला राउंड भी कहीं कहीं बचा है फाइनल रिजल्ट आना। अभी आप देखते जाइए, हमें पूरा विश्वास है सरकार इस बार इंडिया जनबंधन की ही बनेगी। ईवीएम तो काफी अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, ये ईवीएम पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बार सतर्कता दिखाई है, क्योंकि 2 बार धोखा खा चुके हैं, जो सतर्कता दिखाई है, तो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त जो भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, वो भी दबाव में आए कि कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया। तो कोई गड़बड़ी नहीं कर पाई इस बार? उम्मीद नहीं, गड़बड़ी तो अभी भी हुई है। अगर आपने ध्यान दिया है तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी ने ईवीएम के नंबर के साथ, तथ्यों के साथ सामने रख दिया है कि किस तरह से कुछ कुछ ईवीएम्स बदले गए हैं, और यह कारण है कि अभी भी कुछ बढ़त दिख रही है, वरना तो एनडीए गठबंधन मुंह की खाने वाले थे। ईवीएम तो अब भी सेट है, हमने ये प्रूफ कर दिया है बिलासपुर में। अरे अब तो आप लोग आगे चल रहे हैं, प्रूफ किया, क्योंकि 100% नहीं कर पाए हैं ये लोग। पिछले 2 बार जिस तरह कर पा रहे थे, इस बार सतर्क थे। एक एक कार्यकर्ता, आज सुबह से एक एक कार्यकर्ता, जब से चुनाव हुआ है तब से तो खड़े ही थे, लॉकर जहां पे लॉक हो जाते हैं ईवीएम्स, उनके बाहर पहरा देते। आज सुबह से भी सतर्क होकर के एक एक कार्यकर्ता जमीन पर मौजूद है कि इन्हें गड़बड़ी नहीं करने देंगे। परंतु जो प्रवृत्ति है इनकी करने की, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक कार्यकर्ता बीजेपी के एक्सटेंशन की तरह काम किया, और उसके पहले भी सरकार रहते, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सब भाजपा के एक एनडीए के गठबंधन के पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। गोपाल जी इंतजार कर रहे हैं बड़े धैर्य से। सारी बातें देखिए, रुझान ये बात स्पष्ट कर चुका है कि इन्होंने जितना अति और अनैत किया, जनता उसका जवाब दे रही है। ठीक है, चलिए गोपाल जी बड़े इंतजार कर रहे हैं आपके प्रतिक्रिया देने का। एक तो उत्तर प्रदेश में सेटबैक, परिणाम आशा के अनुकूल नहीं आ रहे हैं, और अब बीजेपी क्या करने जाएगी, क्या पूर्ण बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय है। गोपाल जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार पुनः। भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेंचमार्क इतना ऊपर कर लिया है कि सरकार बनाते हुए दिख रही है। 20 सीट जादुई, 20, 25, 30 सीट जादुई आंकड़े से ऊपर है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मोर देन बेटर करने की आदत हो चुकी है। और कांग्रेस की तो 60 सीट पीछे है, 70 सीट पीछे चल रहे हैं जादुई आंकड़े से, फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं जनादेश उनके साथ है, और ये जब 3 बजेगा 4 बजेगा और ये कम से कम 100 सीट पीछे हो जाएंगे। और आप आज की परिस्थिति देख लीजिए कि आज अभी 11 बजे तक के ईवीएम उनको ठीक दिख रहा है, 3 बजे तक के हो सकता है 100 सीट जब और पीछे हो जाएंगे तब उनको ईवीएम ठीक नहीं लगेगा। तो ये तो पल पल बदलने वाले उनके वर्डिक्ट्स होते हैं। आप देखिए, जब एग्जिट पोल आए तो उनके एक नेता ने बोला कि हम डिबेट में नहीं जाएंगे, फिर दूसरे दिन उनको खंडन करना पड़ा कि नहीं हम डिबेट में जाएंगे। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने बोला कि 1000 करोड़ रुपए लेके छत्तीसगढ़ की मीडिया बिक चुकी है, फिर उन्होंने उनका खंडन किया।
ये तो कांग्रेस की मनोस्थिति ऐसी है, परिस्थिति और मनोस्थिति दोनों एक जैसी हो चुकी है कि पल पल उनका सेंसेक्स जैसे ऊपर नीचे होता रहता है। अब और देखिए, और 4 सीट कम हो गए हैं, थोड़ी देर में और शायद 10-1 सीट कम हो जाएंगे तो शायद ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क होना शुरू हो जाएगा। और रही बात, सेंसेक्स का नाम ले लिए, रही बात, वो पॉइंट हम मिस ही कर गए थे। रही धन्यवाद बात इलेक्शन कमीशन की, देखिए प्रीति जी मुझे बात करने दीजिए कि मुझे पता है कि आज आएंगे, पूरा मौका मिलेगा, 1 घंटा है हमारे आज इलेक्शन कमीशन पे बहुत क्वेश्चन मार्क करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। क्या यही सीबीआई ने रात के अंधेरे में अमित शाह जी को गिरफ्तार नहीं किया था? क्या 24 घंटे के अंदर 4 जगह नहीं बदले थे? तो ये बात ही अनर्गल है कि कौन सी मशीनरी का दुरुपयोग या कब हुआ, कैसे हुआ। आप लोगों ने दुरुपयोग इस देश को सिखाया, इमरजेंसी से लेकर 2014 तक के। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, 106 अमेंडमेंट लाने वाली पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करते हैं। इनकी तो बताया ना मैंने आपको, मनोस्थिति और परिस्थिति दोनों बदलते रहते हैं, पल पल बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इस रुझान को आप अपने अनुकूल तो नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं तो नुकसान तो हो रहा है आप लोगों को। देखिए 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। मोदी 3.0 आपके चैनल पर आते हुए दिख रहा है। और आज अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में 45 और 35 हो गया है, 45 और 34 हो गया है। आप इतनी बड़ी मार्जिन से आप जीत निश्चित है कि आप बिल्कुल समझ लीजिए कि मोदी 3.0 आपके चैनल पर भी दिखने लग गया है और शाम के 5 बजे तक की ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपडेट ले लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर रायपुर की मतगणना रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर में चल रही है। वहां क्या स्थिति है, स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता कुलेश्वर पांडे। क्या अपडेट है कुलेश्वर, क्या स्थितियां हैं, कितने राउंड हुए हैं, कौन आगे चल रहा है? मेरी आवाज मिल पा रही है कुलेश्वर? कुलेश्वर, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जब तक हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं मुरारी जी की। मुरारी जी, ये परिणाम कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इतना काम, इतनी बातें, इतनी चीजें, उसके बावजूद परिणाम आशा के अनुकूल नहीं आता दिख रहा है। देखिए मोहन जी, परिणाम नहीं है, ये रुझान है। जी, रुझान है ये जी। और परिस्थितियां कम से कम 4-5 बजे तक बदलते रहेंगी। आंकड़ों में फेरबदल रुझानों में आता रहेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि गैर कांग्रेस की ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले अगर ये रुझान है तो मोदी जी हैं जो इतिहास रचेंगे, सिर्फ भारत की राजनीति में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में उभरने वाले हैं। और तीसरी बार सत्ता में आना, 297 आप बता रहे हैं, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। आप छोड़ दीजिए 350-400 का टारगेट, उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अभी जो रुझान बता रहे हैं 297 आपका स्क्रीन बता रहा है। अगर 297 रुझान है तो आप ये मान के चलिए ये कोई बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, तीसरी बार जनता का विश्वास जीतना, तीसरी बार देश की सत्ता पर पुनः जनता के आशीर्वाद से काबिज होना, इतना ऐतिहासिक राजनीति करना और एक ब्रांड की तरह मोदी जी के नाम से उठ पड़ा। मोहन जी, आपको बताऊं मैं, पूरे देश में आप बड़े बड़े विशेषज्ञों की बात सुन लीजिए, बड़े बड़े लोगों, जानकारों की बात कर लीजिए, एक एक वोट मोदी के ब्रांड के नाम पर पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत नहीं है, ये मोदी के ब्रांड की जीत है और मोदी का जो विश्वास है, मोदी की जो गारंटी है, तो आप ये मान के चलिए। नहीं, पर वो गारंटी में थोड़ी कमी तो आई है, ये तो मानेंगे भाई। अगर उनका ही खुद बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते तो थोड़ा दबाव में काम करेंगे मोदी जी। देखिए, मैं बोल रहा हूं, ये अर्ली कमेंट्स है, बहुत जल्दबाजी होगी मोहन जी किसी नतीजे पे पहुंचना, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, किसी बात को बोलना, अंतिम चलिए ये वाले बात पाएंगे। बहुत रुझान है। एक लाइन और बोल देता हूं कि जो टफ फाइट की सीटें हैं, आप मान के चलिए, जैसे बंगाल की सीट है, जैसे उत्तर प्रदेश की सीट है, जैसे बिहार की सीट है, जैसे महाराष्ट्र की सीट है, ये इतने कम मार्जिन वाली सीटें हैं मोहन जी, यहाँ पे फेर बदल होता रहेगा। जैसे आपको उत्तर प्रदेश के पत्रकार महोदय ने कहा, उसके पहले मैंने अपने चर्चे में कहा कि मोदी जी पीछे हो जाएंगे,
ये दुनिया में कोई कल्पना कर सकता है क्या? ठीक है, चलिए लेकिन आएंगे कुछ ऐसे पॉकेट हैं जहां पर वोट कम पड़ता है। ठीक है, स्ट्रांग रूम के बाहर हमारे विशेष संवाददाता कुलेश्वर पांडे जी मौजूद हैं, उनसे ले लेते हैं टिप्पणी। कुलेश्वर, बताइए क्या अपडेट है रायपुर को लेकर? कुलेश्वर जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? स्पष्ट है कि बृजमोहन अग्रवाल यहां सर बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन आंकड़ा निश्चित तौर पे जिस तरह से बीजेपी, देखिए बिल्कुल मोहन जी, जिस तरह से बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि रायपुर लोकसभा सीट से 7 लाख के अधिक वोट से जो है बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे, अभी जो शुरुआती रुझान आ रहा है, जो लगातार जो 3 से 4 राउंड जो हो गए हैं, उसमें निश्चित तौर पे बृजमोहन अग्रवाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 20,000 की लीड जो है बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार हमको और करना पड़ेगा, क्योंकि 14 राउंड में कुल यहाँ पर होना है, तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन जो टारगेट सेट किया है बीजेपी ने कि 7 लाख अधिक वोट से बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे, निश्चित तौर पे वो थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अभी भी स्ट्रांग रूम के बाहर जो है तमाम जो समर्थक है, चाहे बीजेपी के हो कांग्रेस के हो, वो डटे हुए हैं। विकास उपाध्याय के समर्थक भी है, बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक भी है। वहीं अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात करें तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल की अगर हम बात करें, राजनांदगांव भूपेश बघेल लगातार लीड बनाए हुए हैं, आगे बढ़े हुए हैं। शिव डहरिया 2 राउंड में आगे थे लेकिन अब पीछे हो गए हैं। वही अगर हम बात करें मेनका देवी की, वो आगे बढ़ी हो, तो उतार चढ़ाव अभी लगातार जारी है। जब तक 6 से 7 राउंड नहीं हो जाते तब तक अभी कुछ भी बोलना स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार ये बातें सामने रहती है कि 3 सीट जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं और अभी भी स्ट्रांग रूम के बाहर जो है दोनों के समर्थक डटे हुए हैं। ठीक है, क्या कितने राउंड हो गए हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या, और कितने राउंड बाकी हैं? देखिए अभी जो है कुल 4 राउंड हो गए हैं, 5वां राउंड जारी है। एक राउंड के बाद जो है मैं जैसे कहा कि बृजमोहन अग्रवाल करीब 20,000 से अधिक वोट से अभी लीड बनाए हुए हैं, तो अभी अन्य राउंड भी बाकी है, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। 11 बजे तक तस्वीर जो है पूरी साफ हो जाएगी कि कितना लीड आगे बृजमोहन अग्रवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर मतगणना जारी है। ठीक है, मतगणना जारी है और अपडेट यही है कि बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं, लेकिन 3-4 राउंड के बाद भी जो उनको लीड मिली है वो आशातीत नहीं है। हालांकि ये 5 विधानसभा सीटों का मतगणना केंद्र है, 2 विधानसभा सीटें बलौदाबाजार में गिनती की जा रही है, तो वहां की लीड और ये जोड़कर करीब 50,000 के आसपास की लीड बृजमोहन अग्रवाल की, ऐसी जानकारी आ रही है। तो आपसे अपडेट लेते रहेंगे कुलेश्वर, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं अपने स्टूडियो का, अगर कोई अपडेट हो बाइट को लेकर तो वो ले लेते हैं हम। अरुण साव की बाइट आई है, बिल्कुल अरुण साव ने क्या कुछ कहा है शुरुआती रुझान को लेकर, आइए सुनाते हैं। अभी ये प्रारंभिक रुझान है, पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है और आगे आगे जैसे गिनती बढ़ेगी पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के सारे प्रोपोगेंडा, विपक्ष के सारे हथकंडे नाकाम होंगे और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शून्य में आउट होगी। चलिए, एक आशा विश्वास और राजनीतिक बयान अरुण साव का, उप मुख्यमंत्री हैं ये, और ये बता रहे हैं कि शून्य पर कांग्रेस को वो आउट करेंगे। सरोज पांडे जो कि कोरबा से प्रत्याशी हैं, फिलहाल पीछे चल रही थी लेकिन अब इनकी स्थिति बराबरी की है, उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। निश्चित तौर पर पूरा आश्वस्त है और देश के प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है और इस क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी को जिता देंगी। तो प्रत्याशी मैदान में नहीं था, प्रधानमंत्री हर जगह चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उनको ही वोट मिलेगा, उनको जिताएगी जनता, ये कह रही हैं सरोज पांडे। हेमा मालिनी जो कि आगे चल रही हैं मथुरा सीट से, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। गिनती सब शुरू हो गए तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है अभी इस वक्त एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफी अच्छा चल रहा है एंड अभी आगे देखेंगे 1 बजे तक बहुत सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा।
डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। ये बहुत जरूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं जरूर करके जाऊंगी इस बार पर। ठीक है, तो ये हेमा मालिनी लगातार प्रतिनिधित्व कर रही है मथुरा की और इस बार भी उनको लीड मिलती दिख रही है। चलते हैं अपने पैनलिस्टों की ओर। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि देश भर का रुझान हम आपको बता रहे हैं और ज़्यादा अंतर नहीं आया है, और उत्तर प्रदेश में अब अच्छी खबर ये बीजेपी के लिहाज से कि उनकी सीटें बढ़ी हैं इंडिया गठबंधन से ज़्यादा। गोपाल जी, थोड़ा चेहरे में मुस्कुरान लाइए, आप गंभीर बने हुए हैं जब से ये आंकड़े आप देखें। नहीं, हम तो पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं। शुरू ही जब से हुआ है तब से जादुई आंकड़े को छू के हम आगे ही जा रहे हैं जादुई आंकड़े से। तो हमको पता है कि हमें मुस्कुराना है। बस हम तो ये सोच रहे हैं कि आज जैसे हैदराबाद से अभी आपके टीवी स्क्रीन पे रिजल्ट आ रहा था कि माधवीलता जी आगे है। देखिए देश ने कैसा निर्णय लिया है। जैसे मेरे बड़े भाई मुरारी जी भी बोल रहे थे कि पहली बार कोई गरीब घर का बेटा तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, बिना परिवारवाद के, बिना। आप सोचिए कांग्रेस आज कैसी बयान दी थी कि रायबरेली में पापा ने जीता, मम्मी ने जीता, अब बेटे की बारी है। जो सीट एक पैतृक सीट के रूप में जो पार्टी देखने लगी है कि भाई ये हमारे परिवार का सीट है, उस जगह पे एक गरीब घर का बेटा तीसरी बार देश सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इससे अद्भुत बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये डेमोक्रेसी की जीत है और आज ये प्रजातंत्र मुस्कुरा रहा है। मैं अकेला नहीं मुस्कुरा रहा हूं, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रजातंत्र में जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है और सही तौर पे प्रयोग किया है, वो भी निश्चित मुस्कुरा रहे होंगे। चलिए, ये मुस्कुराहट क्या कायम रह पाएगी और ये मुस्कुराने के समय है या नहीं है, मुरारी जी से समझने की कोशिश करते हैं। मुरारी जी, अब ये तो स्थिति देखकर लग रहा है कि जो रफ्तार इंडिया गठबंधन ने पकड़ी है, कहीं ना कहीं उनकी बातों पर भी लोगों ने विश्वास किया है। महंगाई है, बाकी चीजें हैं। क्या लग रहा है कि ये जो 200 के पार के आंकड़े दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन के, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए मोहन जी, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं। लगातार हिंदुस्तान में जिस प्रकार से 2% वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले गिरा, लोगों में इस सरकार के विरोध में कोई बहुत बड़ा लहर नहीं था, कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं दिखती थी। तो इसका मतलब ये होता है कि वोटों की लीड कम होगी पूरे देश में। जैसे 2019 में कोई 4 लाख से जीता, कोई 5 लाख से जीता। अगर गुजरात या 1-2 स्टेट को आप छोड़ दो तो निश्चित रूप से लीड कम होगी। और जहां पर टफ फाइट है, जहां पर जबरदस्त संघर्ष है, जहां पर हर राउंड में 1000, 2000, 5000 का आगे पीछे चल रहा है, तो मान के चलिए वहां पर ये कहीं पे इंडी गठबंधन आगे दिखेगी, कहीं पे एनडीए गठबंधन आगे दिखेगा। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखिए आप कितना पीछे थी एनडीए गठबंधन। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश ही एनडीए को बहुत टैली में पीछे ना कर दे रुझानों में। अभी तो बहुत समय बाकी है। जहां पर 15-15, 16-16, 17-17 लाख मतदाता वोट डाले हैं, वहां पर 2 राउंड 3 राउंड के रुझान के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। कहां जाके रुकेगी, आपका क्या प्लान है? देखिए, मेरी जो टैली है मैं आपको फिर बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेगी, एनडीए की सीट बढ़ेगी। मैं इसमें कितना इजाफा हो सकता है भाई? 30-34 तो इंडिया गठबंधन है, कम होगी तो 3-4 ही कम होगी। हाँ, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जैसे सुबेरे से मैं अपने दर्शकों से राम राम करके जब शुरुआत किया, मैं फिर से मैं बोलना चाहता हूँ मोहन जी कि उत्तर प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है। इतना नेक टू नेक, जैसे आप बनारस की सीट छोड़ दो, आप ऐसे 2, 4, 5 सीट छोड़ दो, की सीट में भी देख रहे हैं। हाँ नहीं, आप लखनऊ की सीट छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को आप छोड़ दो मोहन जी। उत्तर प्रदेश में MY संगठन, जो मुस्लिम और यादव का जो गठन है, जो संगठन है, जो समीकरण है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, जो लगभग हर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को ताबड़तोड़ आपका फाइट दे रहा है। एक बात अखिलेश यादव की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे, इस बार
यादव प्रत्याशी अपने परिवार से ही उतारे, 5 उतारे, 12-12, 15-15 यादव उतारते थे। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अन्य ओबीसी समाज के लोगों को जो टिकट बांटा और लगातार टिकट फीडबैक के आधार पर टिकट को बदलते रहे। बदायूं की सीट बदल दी, आजमगढ़ की सीट बदल दिए। आपका मेरठ में देखिए, आप मेरठ में दलित समाज की महिला को टिकट दिए अरुण गोविल के सामने। इस तरह से इतना तो मानना पड़ेगा कि अगर वहां पर योगी जी नहीं होते, मोहन जी, आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जितने भी आपको सीट या जितने भी वोट दिख रहे हैं या जितने भी सीट की रुझानों में बीजेपी की बढ़त, एनडीए की बढ़त दिख रही है, इसका बहुत बड़ा श्रेय सिर्फ हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे लोग योगी के प्रशासन के कारण। प्रीति जी मुस्कुरा रही हैं, ये योगी का प्रशासन तो है भाई, पर राहुल जी भी वहां लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल लड़ रहा है, रायबरेली दो देखेगा। सीट से जो लड़ रहे दोनों जगह आगे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, देश का अरे वो तो उनके घर की सीटें हैं दोनों। देश की महिलाएं, देखिए ये अब फिर आप बोलेंगे पीछे हो जाते तो बोलते कि ये तो अपने घर के सीट से हार रहे, इस तरह की बात भी करते। ये जनता का विश्वास है, ये देश के युवाओं का विश्वास है, पक्की नौकरी पर विश्वास है जो हमने अनाउंस किए जितनी चीजें। राहुल गांधी जी ने हर भाषण में बोला भी, पहली नौकरी पक्की, और महिलाओं के लिए उन्होंने जो 8,333 प्रति महीना गरीब महिलाओं के खाते में जाएगा, तो ये महिलाओं का विश्वास है। और 10 साल के प्रधानमंत्री खुद अगर अपनी सीट से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की हार है। सबसे स्पष्ट बहुमत कहीं भी आ जाए, मगर रुझान जो स्पष्ट कर रहे हैं कि आप हार चुके हैं। इस जनता का विश्वास आपके नेतृत्व से डोल गया है। और राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं, मुरारी जी ने एक बात कही, मुरारी जी ने एक बात कही कि मुस्लिम यादव संगठन की बात भी, समीकरण की बात हुई। वहां बंगाल में बात हो रहा है, बंगाल में 30 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार डेटा चेक करिए। तो ये जो रुझान, अगर आप इनको फिर बोलने लगेंगे कि नहीं ये तो वो लोग हैं जो वोट देते हैं, ये तो वो मतलब मुस्लिम को अलग कर दिया, आपने यादवों को अलग कर दिया, आपने ओबीसी को अलग कर दिया। अरे भाई तो आपके साथ है कौन? आपके साथ देश की महिलाएं कांग्रेस उसकी बात नहीं कर रही है। आप भी मुस्कुराते हुए कह दिए कि परिवार की सीट है, नग्न घुमाया डेमोक्रेसी में मोदी परिवार का की सीट परिवार होती है। को, मोदी का परिवार को इस देश ने नकार दिया है। सीट होता है आराम से, बहुत समय गोपाल जी आएगा। नकार दिया है, उन्हें मोदी का परिवार नहीं चाहिए, महिलाओं को ठीक है, नग्न घुमाने वाले लोग नहीं चाहिए, बेरोजगारी करने वाले लोग नहीं चाहिए। चलिए आगे बात, देश का विकास चाहिए। प्रीति जी आ गई आपके बाद, आप गोपाल जी का जवाब। गोपाल जी, क्या मोदी के परिवार को नकार दिया गया है? इस परिणाम से इस आकलन पे हम पहुंच सकते हैं क्या? ये कैसी बात है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पीछे चल रही है, तो क्या बोला जाएगा कि कांग्रेस को नकार दिया गया? बोलना चाहिए अगर ऐसा है तो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पीछे है, बोलना चाहिए कि कांग्रेस को नकार दिया गया। उड़ीसा में बीजेडी की सरकार है, बीजेडी पीछे चल रही है, दोनों में, विधानसभा में भी लोकसभा में भी, और बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है राज्य में भी और केंद्र में भी। तो ये कैसी बातें हैं? ये कैसी मनभावन लुभावने कहानी खुद को बताने के लिए है कांग्रेस के पास कि हमने ये एक सपना देखा था, वो सपना थोड़ा बहुत पूरा हुआ, 10% तक हम आए। आज राहुल, आप खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस में परिवार की पार्टी है। लोकतंत्र में क्या परिवार की पार्टी होती है? किसी जगह में भी परिवार की क्या पार्टी होती है? किसी भी लोकतंत्र में? आज डेमोक्रेसी में ऐसी परिवार की बात नहीं होती है, सिर्फ कहां होती है? डिक्टेटरशिप में होती है। तो ये कांग्रेस की, चलिए आएंगे जयराम रमेश जी कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल आप कांग्रेस की दोनों से बात करेंगे, बिल्कुल। जयराम ठीक, आएंगे प्रीति जी, जयराम रमेश ने कुछ कहा है, सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं। जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, चलिए 2 मिनट आऊंगा। जयराम रमेश जी ने क्या कहा है, सुनिए। पीछे चल रहे हैं, ये रुझान दिखाता है कि निवर्तमान भूतपूर्व बनने वाले हैं। ये उनकी नैतिक हार है और राजनीतिक हार है, दोनों, राजनीतिक हार और प्रचंड नैतिक हार। ये पहले कभी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद अपने ही सीट में पीछे चल रहे हैं। ये तो ट्रेलर है।
जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वाराणसी में, प्रधानमंत्री कह रहे थे ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर, तो आज उनके ट्रेलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बयान आया, इस पे मैं पहले टिप्पणी ले लेता हूँ मुरारी जी की, उसके बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया इस मामले में सुनाएंगे। तो एक बड़ा बयान जयराम रमेश का, जो कि तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी उस बात पर जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अब जब रुझान वाराणसी का आया है, जिसमें पहले राउंड में पीछे थे मोदी, उसको आधार बनाकर ये तंज कसा जा रहा है। क्या ये नैतिक हार है बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुरारी जी? देखिए मोहन जी, इसी को ओवर कॉन्फिडेंस और अति बड़बोलापन बोलते हैं। अभी परिणाम आया नहीं है। छोटे 400 पार किसे कह रहे थे मुरारी जी, आप बताइए। नहीं, फिर 400 पार बड़बोलापन की बात हो रही है। 400 पार किसे कह रहे थे? ये बहुत शांति से, मेरा प्रश्न यही है। एक आऊंगा प्रीति जी, मौका मिलेगा। मैं किसी बीच में नहीं बोलता, कृपया आप मर्यादा बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, परिणाम अभी आए नहीं है और नैतिक हार हो गई और इस्तीफा देना चाहिए, भूतपूर्व हो गया। हाँ, परिणाम आ जाता, मोदी जी हार जाते, तो इस बयान का मैं, रमेश जी के बयान का, जयराम रमेश बयान का मैं स्वागत करता। अभी सिर्फ रुझान है, शाम को 4-5 बजे के बाद अगर उनके जैसा इतना वरिष्ठ नेता, इतना जानकार नेता अगर ये बात बोल रहा है अभी रुझानों में, और रुझानों में भी 292 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है। पहली बात तो ये हो गई, बड़ा बोलापन है। ये इतने बड़े नेता को रुझानों पे ऐसी टिप्पणी नहीं करना। चलिए गोपाल जी, ठीक जी, एक लाइन रायबरेली के बारे में जैसा बोला जा रहा है कि राहुल गांधी जी आगे हैं। मोहन जी, 35 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साफ है। विधानसभा में 2.32-3% के आसपास वोट मिलते हैं, और रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ नहीं है। 5 के 5 एमएलए में एक भी कांग्रेस का एमएलए नहीं है। ये सपा पिछली बार भी सोनिया गांधी जीती तो सपा और बसपा की ओर से जीती, और अभी भी अगर राहुल गांधी जी आगे हैं तो समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे आगे हैं। वहां पे कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस ढंग से नॉर्थ इंडिया को और उत्तर गोपाल जी, राहुल गांधी जी ने गाली बका कि उत्तर प्रदेश के लोग मंद बुद्धि ठीक है, विश्लेषण के आधार पे अभी ये कुछ नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। गोपाल जी, कांग्रेस अब इस तरीके के सवाल उठाएगी कि भाई मोदी जी पीछे हो गए थे। ये वही जयराम रमेश है जो पर्यावरण मंत्री रहते हुए अपने सरकार पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए थे, और आज भी इंटरनेट पे इनके वायरल वीडियो मिल जाएंगे जब इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए थे कि हमारे सरकार में पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और दूसरे दिन ये बदल गए थे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 दिख रहे हैं। क्या इस रुझान के बल पर कांग्रेस को कार्यालय बंद कर देना चाहिए? उत्तराखंड में 5 में से 5 0 दिख रहा है कांग्रेस, तो क्या कार्यालय बंद कर देना चाहिए? पश्चिम बंगाल में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 1 सीट से ऊपर नहीं आ पाई कांग्रेस, तो कांग्रेस को क्या कार्यालय बंद कर देना चाहिए? रुझानों पे बात कर रहे हैं अगर, और ऐसी बातें करेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, तो उनको कार्यालय बंद कर देना चाहिए। बीजेपी ने कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो सुन लेते हैं। शुरुआत करते हैं रविशंकर प्रसाद से। मुझे कोई संदेह नहीं है, अब आगे जीत पर फिर मैं अंतिम टिप्पणी करूंगा। इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही प्रभावी निर्णायक जीत होगी। भारत की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को पूरा आशीर्वाद दे रही है। अब देखिए, सामने दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 49 में 80 में 34 एनडीए आगे बढ़ा हुआ है। आगे पूरे देश में ऐसे ही चलेगा, जीते। मुझे कोई संदेह नहीं है, अब आगे जीत पर फिर मैं अंतिम टिप्पणी करूंगा। इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही प्रभावी निर्णायक जीत होगी। भारत की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को पूरा आशीर्वाद दे रही है। अब देखिए, सामने दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 49 में 80 में 34 एनडीए आगे बढ़ा हुआ है। आगे पूरे देश में ऐसे ही चलेगा, जीते। चलिए, अब मोहन यादव क्या कह रहे हैं, क्योंकि परिणाम मध्य प्रदेश के जो दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस 0 पर है और 29 सीटों पर हम देख पा रहे हैं बीजेपी को। मोहन यादव ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सभी को बधाई। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में तो बात बहुत होती है, लेकिन मध्य प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ के परिणाम में जिस ढंग से बढ़त दिख रही है बीजेपी को, उसको कैसे लेती है कांग्रेस, प्रीति जी से समझ लेते हैं। प्रीति जी, उत्तर प्रदेश तो आप लोगों को उत्साहित कर रहा है, पर बाकी जगह की स्थितियां आप लोगों के विपरीत है क्या, इसको कैसे देखते हैं आप? राउंड्स होंगे इसमें आप परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं 295 प्लस रहेगा इंडिया जनबंधन, और उसके बेसिस पे हमारा एक पूरा जो स्टेट वाइज एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हमने वर्किंग करी है, उसमें मध्य प्रदेश में हमें सीटें आएंगी। और ये अभी 29 जो दिख रही है, ये अभी 2 राउंड है, अभी आगे होने दीजिए, ये स्थिति पलटेगी। हम ये जरूर 29 की 29 हम जीत जाएंगे, ये हम दावा ऐसा 400 पार जैसा फर्जी दावा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। और हिमाचल में देखिए, हिमाचल में भी मंडी सीट पे ही बात कर ले तो बार बार स्थिति पलट रही है, वहां पर भी हमारी सीटें आएंगी। तो ये आप, और छत्तीसगढ़ में देखिए जो एग्जिट पोल से लेकर के, ये तो कह रहे थे 11 की 11 इनकी आ रही है, 400 पार का नारा में भी 11 बोले, एग्जिट पोल में भी इन्होंने 10 सीट जीतने का दावा किया, पर ऑलरेडी 8 सीट पर बढ़त बनाई है। हमारा आकलन है कि कम से कम 6 सीटें, 5 से 6 सीटें कांग्रेस जीतेगी छत्तीसगढ़ में भी। तो ये हमारा विश्वास है, और हमारा विश्वास आ रहा है जनता के। हम जमीन पर हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है, हमने एक विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज, तो यहाँ पर क्यों असर नहीं हो पाया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बाकी जगह क्यों असर नहीं होता इसका? देखिए ये कारण रहा है यहाँ पर बीजेपी को ट्रेडिशनली, जो आप बोल रहे हैं, ये अभी मुस्लिम यादव वोट की बात कर रहे थे, तो उस तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है, परंतु पूरी तरह नहीं। देखिए पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, वो तो इन लोगों ने हाईजैक कर लिया, उसको तोड़ फोड़ सब कर दिया। तो ऐसा नहीं है, जनता और वोट शेयर आप कभी भी देखेंगे तो तकरीबन बराबर रहता है, खासकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का। सीट में परिवर्तन कभी कभी वोट हो जाता है, मगर वोट शेयर बराबर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस को नहीं जन समर्थन है, बिल्कुल इस बार के लोकसभा परिणाम दिखेंगे वैसे। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ से एक अपडेट ये भी आ रही है कि अब 2 सीटों में आगे है कांग्रेस, पहले 3 सीटों में आगे थी, अब वो 2 सीटें हैं जहां पर आगे है कांग्रेस, उसमें से एक बस्तर भी है, ऐसी जानकारी है। कवासी लखमा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कवासी लखमा का बयान आपको सुनाते हैं जी। मैं बस्तर जगदलपुर विधानसभा में भी देखा है, पहला नंबर में मैं पीछे हूँ, 20 राउंड होना है। अभी बोल रहा जल्दीबाजी होगा, तब तक 12-1 बजेगा, तब पूरा क्लियर होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो सबका टिका हुआ है, भगवान भी, तुम भी, हम भी। एक पार्टी देश का बात कर रही है, आरक्षण का बात कर रही है, नौकरी देने की बात कर रही है, गरीब लोगों को 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है, और एक तरफ मुर्गी, मछली, भैंसा, सोना, मंगलसूत्र अगर देखेगा देश भुगतेगा। भले चुनाव हार जीत होगा, आज होगा कल होगा, लेकिन इंडिया खत्म नहीं होगा। इंडिया, इस देश का आजादी, इस देश के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ा है, कहीं लोग का उंगली भी काटे क्या? ठीक है, चलिए ये थे कवासी लखमा जो बता रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं वो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अभी कई राउंड है तो वो कवर कर लेंगे। एक और महत्वपूर्ण शख्स की बाइट आपको सुना देते हैं जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश प्रताप। क्या कह रहे हैं, पीछे हैं जरूर, लेकिन उनका कहना क्या है, आइए आपको सुनाते हैं।
चलिए, दिनेश प्रताप से ने क्या कहा बाद में सुनेंगे। तेजस्वी सूर्या का बयान आया है, उन्होंने क्या कहा सुनिए। I think this election marks an irreversible trend in India's politics, where India has firmly and irreversibly chosen development and performance-based politics, delivery-based politics, welfare-based politics over communal, casteist and corrupt parties. Second, I think this mandate also reflects the maturity of the Indian electorate, who have rejected the economic vision of the Congress party and the India alliance. The whole freebie politics, which would have been a sure shot economic disaster for the country, has been rejected by the people, even at the cost of it sounding very tempting for them at a personal level. ठीक है, चलिए, ये थे तेजस्वी सूर्या जो कि बता रहे हैं कि किस कारण से वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा भी होगा और किसको उसका फायदा मिला होगा। तीनों महत्वपूर्ण लोगों के बयान सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया है हमारे पैनलिस्टों की, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले चलते हैं गोपाल जी के पास। गोपाल जी, परिणाम को लेकर अभी आकलन करना जल्दबाजी होगा, लेकिन फैक्टर पर चर्चा हो रही है और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी दिख रहा है कि कामकाज के साथ उन बातों को भी जनता ने ध्यान रखा है जो कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे थे। क्या वो असर कर जाएंगे और उसको आप लोग मैनेज करने में या डैमेज कंट्रोल को ठीक करने में थोड़े से पीछे रह गए हैं, ये मानेंगे आप? मोहन जी, बिल्कुल असर दिख रहा है। कांग्रेस कैसे खत्म हो रही है उसका असर दिख रहा है। जहां कांग्रेस और भाजपा में टक्कर है सीधी सीधी, वहां कांग्रेस शून्य पर है। कांग्रेस वहीं पे अपना थोड़ा कमाल दिखा पा रही है जहां उनको एक मजबूत अलायंस मिल गया है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ी? आज अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ी, 328 सीटों पर। उसमें भी एक व्यक्ति ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस है कहां? हम कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया मानते हैं? कांग्रेस की प्रतिक्रिया लीजिए आप गुजरात पे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया लीजिए आप मध्य प्रदेश पे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया लीजिए आप छत्तीसगढ़ पे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया लीजिए आप कर्नाटक पे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया लीजिए आप असम पे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया लीजिए बंगाल पर। कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे कहां? कांग्रेस बची कहां है? मुझे तो लगता है हाफ सेंचुरी भी इस बार बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। 44 2014 में थे, 2019 में 52 पे आए थे। इस बार मेरे ख्याल से वापस हाफ सेंचुरी के पीछे उनका आंकड़ा रहेगा। जहां वो खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं वहां बिल्कुल खत्म की परिस्थिति है। भारत जोड़ो इन्होंने यात्रा निकाली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार भारत जोड़ दिया। इन्हीं के नेता ने पूरे भारत को एकत्रित किया था, उन्हीं पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा लिया। ठीक है, चलिए, अब आपके लिए तो अच्छे हो गए आंकड़े। छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और टेली में भी 300 पार हो गए हैं जी। ये तो होना ही है, 300 पार भी हुआ है, 400 पार भी होगा। और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति देखिए, 10-1 जब इनकी सरकार थी और इनको 75 सीट मिले थे, तब भी ये 2 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए थे। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस लुप्त प्राय पार्टी बनते जा रही है और इस बार लुप्त हो जाएगी। यूपी में लेकिन टक्कर दे रही है। यूपी में अखिलेश जी के कारण टक्कर दे रही है। अपने दम पे कितने सीट में आगे हैं ये जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से प्रीति जी थोड़ा सा सेटबैक, 3 सीट थी, अब 1 ही बची है, शायद राजनांदगांव है वो। ये रुझान है और परिवर्तन अभी तो ऊपर नीचे डेफिनेटली होगा। बात तो यही हो रही है कि कांटे की टक्कर चल रही है। भाई ये 10 सीट में क्या क्लियर रुझान आ गए कि ये 10 के 10 सीट जीत रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, कांटे की टक्कर है। हर राउंड क्या, हर बूथ पर स्थिति बदलती चली जाती है। तो ये अभी आप देखेंगे, मुद्दे की बात सबसे बड़ी ये है कि 10 साल से एक पार्टी काबिज है और 400 पार का नारा दे रही थी। उन्हें न तो जनता का नब्ज पता है, न अपनी पार्टी के लोगों पर विश्वास है, क्योंकि सिर्फ मोदी का बात करते हैं ये लोग, इनके कार्यकर्ता। अच्छा, आज 100 से ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा, बीजेपी ये बात कर रहे हैं कांग्रेस लुप्त प्राय, ये बहुत कोशिश करते आए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये 100 कैंडिडेट्स इनके दूसरी पार्टी के लिए हुए हैं। इनके पास तो अपने कैंडिडेट नहीं है और इनके जो पुराने कार्यकर्ता है वो तो बेचारे आज भी दरी बिछा रहे हैं और कुर्सियां लगा रहे हैं या कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिबेट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उनको कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 100, आप बताइए कि 100 से ज्यादा उधार के कैंडिडेट के बल पे जीत रहे हैं। चले गोपाल जी जवाब देना। गोपाल जी, क्योंकि 128 सीट बीजेपी जीती थी 2004 में और 148 जीती थी कांग्रेस। लेकिन
बीजेपी ने नैतिक आधार पर सरकार नहीं बनाया था। आज हम 300 सीट, जिस चेहरे को ही नहीं पूरा मैं तो पीसी जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सुन ले, कांग्रेस भी थोड़ा जनता की सुन ले। मेरा चांस था। देखिए, हम 10 साल से तो आप ही लोग आ बोल रहे थे। आ गई। अब दिनेश प्रताप जी को सुन लेते हैं, फिर एक प्रतिक्रिया मुरारी जी के। आप जनता की सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए था कि वो जनता की सुने। वो मंगलसूत्र, मटन, मछली, वो ये सब तो उसका तो फायदा आपको मिला है। जा रहा है चांद पर, और उत्तराखंड में 0, मध्य प्रदेश में 0, असम में 0, पश्चिम बंगाल में 0। दिनेश प्रताप जी की बात सुन लीजिए। पृथ्वी जी, और आपको मसाला मिलने वाला है, आपको मसाला मिलेगा। सुनिए दिनेश प्रताप क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि मंगल तो जो लोग मंगल को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उनका मंगल जरूर होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सेवा की है, हृदय से सेवा की है, मन से सेवा की है। मैंने रायबरेली के लोगों की विनम्रता के साथ सेवा की है, सम्मान दिया है, काम किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा, रायबरेली का और देश का मंगल जरूर होगा। देखिए, पूरा देश समझ रहा है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है, रायबरेली भी सुरक्षित है। इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाली मोदी जी की सरकार बहुमत से बन रही है, और जो मोदी जी का नारा था 400 पार, उसके आसपास हमारी सीटें आ रही हैं। तो हम लोगों को खुशी है कि देशवासियों का भरोसा मोदी जी पर कायम है। ठीक है, चलिए, तो मंगल के दिन मंगल होगा, इस उम्मीद के साथ दिनेश प्रताप जो है उम्मीद लगा के बैठे हैं, हालांकि अभी पीछे हैं। क्या होगा रायबरेली का, मुरारी जी, अमेठी, रायबरेली, सबकी निगाह दोनों में पीछे चल रही है बीजेपी, ऐसी जानकारी आ रही है। देखिए, अमेठी निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जी मेरे आकलन में 55,000 से पिछला चुनाव जीती थी, राहुल गांधी जी को हराई थी। जैसा बोला जाता है कि उनका गढ़ है, ये है, वो है, और उसके बाद राहुल गांधी जी को अपनी हार का अंदेशा पहले से था और उनको केरल वायनाड जाना पड़ा। अब रायबरेली की जो सीट है, दिनेश प्रताप सिंह जी एमएलसी हैं, मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कभी गांधी परिवार के बड़े करीबी हुआ करते थे, और आज वही चुनौती बन के आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर राहुल गांधी जी अमेठी लड़ते और प्रियंका अगर रायबरेली लड़ती, भाई जैसे अब इनके पास तो कोई कार्यकर्ता है नहीं, अखिलेश यादव जी अपने 5 भाई, भतीजे, काका, मामा, चाचा को उतार दिए, और इसमें लोगों को फक्र महसूस होता है। उसी तरह से अभी देखिए, आप मान लो ये 2 सीट जीतते हैं, तो हो सकता है वायनाड से इस्तीफा दे दे और प्रियंका लड़ ले। ये ठीक है, इनके परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन देश के अन्य कार्यकर्ता जो बेचारे गरीब घर के आते हैं, अच्छे घर के आते हैं, जो जैसा बोला गया कि दरी उठाने वाले कार्यकर्ता, कुर्सी लगाने वाले कार्यकर्ता, इनको भी मौका मिलना चाहिए, सभी पार्टियों में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिता, बेटा, पुत्र, हाँ उसके में काबिलियत हो तो निश्चित रूप से किसी के बेटे और बेटी को राजनीति में आने से नहीं रोका जा सकता, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन काबिलियत उनको दिखाना चाहिए। राहुल गांधी जी अगर रायबरेली चुनाव जीतते हैं तो उनको अपने रायबरेली की 5 विधानसभा अपने दम पे जिताना चाहिए विधानसभा चुनाव, और उसके बाद फिर ये बोलना चाहिए, हारूं चाहे जीतूं, मैं रायबरेली नहीं छोड़ूंगा। अमेठी उनको छोड़ना नहीं था। एक हार से आदमी भागता नहीं है, अपनी कमियों को दूर करता है, और कमियों को जब दूर करता है तब वो हो सकता है कि उस सीट से वो वापस चुनाव जीत जाए। ऐसा करना था राहुल गांधी जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। दिनेश प्रताप सिंह जी ये नेता हैं, इनके भाई राकेश सिंह जी विधायक रह चुके हैं, और आपको पता होना चाहिए मोहन जी, जो ऊंचा हार से एमएलए थे 4 बार के मनोज पांडे जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अदिति सिंह जी जो रायबरेली सदर की एमएलए हैं, वो उनके पिताजी और वो खुद। नहीं, उसके बावजूद असर तो दिख नहीं रहा है दोनों सीटों में। देखिए, मैं उत्तर दे दूं, मैं एक मिनट। भाई और पिता बेटा का एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बीजेपी में, परिवारवाद का इल्जाम यहाँ, और खुद ही एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। देखिए, आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं मुरारी जी। आप इस बात को समझिए कि आप अपनी नहीं, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा मुरारी जी, हम ये जानना चाहते हैं जी। देखिए, ऐसा है मोहन जी कि रायबरेली और अमेठी परंपरागत रूप से वहां से लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ जाता है। जैसे
कई हिंदुस्तान के ऐसे राज्य ऐसी सीट हैं जहां पर गढ़ को तोड़ना। देखिए, चुनाव जीतना अलग बात है, जनता से विश्वास और रिश्ते तोड़ना बड़ा कठिन है। जनता को यह लगता है कि नहीं, और फिर जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी, कभी आप देखिए 2 सीट हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, और पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ थी, पूरे देश के नेता कांग्रेस के साथ थे। धीरे धीरे जनता भी हटी, धीरे धीरे नेता भी हटे। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मैं बोलता हूं, फिर अपने बात में भी मैं बोला, परिवार में ऐसे लोगों को आना हमें कोई नहीं रोक सकता जहां पर उसके परिवार के लोग योग्यता रखते हो। प्रश्न है योग्यता का, प्रश्न है उसके टैलेंट का, आप थोप नहीं सकते। और इसका डिसीजन करती जनता। अगर जनता, अमेठी के 3 बार के सांसद थे राहुल जी, अगर अच्छा काम किए होते तो वो हारते क्यों? स्मृति ईरानी आई, चुनाव हारी, 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारी, लेकिन इस बात की ताकीद अभी क्या होगा अमेठी में, क्या लगता है आपको? अमेठी में निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जी जीतेंगे। रिजल्ट आप देख लेना। चलिए, टफ फाइट है। उत्तर प्रदेश के 17,000 वोटों से पीछे चल रही है स्मृति ईरानी जी। कोई बात नहीं है, ठीक है। 17,000 वोटों से 2 राउंड में मीडिया पर्सन को भी बायस मानने लगी। नहीं, ठीक है, वो उनका आकलन है। कमलनाथ जी ने कुछ कहा है, कमलनाथ के बयान सुन लेते हैं। कमलनाथ के बयान, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड भी चलेंगे। कमलनाथ ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अब जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे क्या देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पद था जो मैंने लास्ट देखा। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं। 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए हैं। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसी कार्यालय। यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। तो कमलनाथ इस बात को स्वीकार कर चुके हैं शायद कि छिंदवाड़ा में उन्हें नुकसान हो सकता है। वो हालांकि कह रहे हैं कि अभी कई राउंड बाकी हैं। तो ये स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश में तो अच्छा कर रही है बीजेपी, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिर ये 3 सीटों में आगे कांग्रेस हो गई है। प्रीति जी, ये आगे पीछे का खेल चल रहा है, ये कहाँ जाके रुकेगा? 6 सीटें कांग्रेस उम्मीद कर रही है, 4 तो तय है, 4 से 5, 6 पर उम्मीद है हमें, क्योंकि कांटे की टक्कर है। और देखिए, रिजल्ट तो यही हम कहना चाह रहे हैं, 400 पार। एक गुब्बारा फटा, अभी एग्जिट पोल वाला भी गुब्बारा फूट गया है। जनादेश जो है वो ईवीएम में कैद है, सामने आ रहे हैं रिजल्ट। तमाम पैंतरोबाजी के बावजूद जो दिख रहा है साफ कि मोदी ब्रांड की हार है। ये मोदी ब्रांड को देश ने नकारा है। देश के युवा, देश की महिलाएं मणिपुर के नग्न महिलाओं को घूमते हुए देख चुकी हैं। खासकर युवा बेरोजगारी के साथ साथ रिपीट करेंगे, मणिपुर की जो नग्न महिलाओं को घुमाया गया वहां पर नग्न करके, उसके कारण जो युवा भी हैं वो इनसे विमुख हुए हैं। और उसके बाद जो स्टेटमेंट दे रहे थे, मोदी ब्रांड की बात हो रही है, मंगलसूत्र, भैंस, आपकी एक भैंस ले जाएंगे, ये आप मटन खाते हैं, क्या ये 10 साल के प्रधानमंत्री को शोभा भी देता है कि वो इस पर बात करें, या एक विजन दे देश को कि देश को वो कहां ले जाना चाहते हैं अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे? ठीक है गोपाल जी, ये घूम फिर करके उसी पर आते हैं। चलिए आगे। ठीक है गोपाल जी, 65 साल से राज करने वाली कांग्रेस जब ये बोलती है कि न्याय यात्रा निकालना पड़ेगा कि जुडिशियरी पे उनको भरोसा नहीं है, जब 65 साल से राज करने वाली कांग्रेस बोलती है भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए क्योंकि भारत को दोबारा जोड़ना है, जबकि उनके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जोड़ा था, तो ये उनका एक बहुत बड़ा सोची समझी साजिश होती है कि लोगों को भ्रम पैदा कर दो, लोगों के बीच में भ्रम फैला दो, लेकिन इनका भ्रम टिकता नहीं है। और एक आध बार गलती से अगर भ्रम सफल भी हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ में एक बार भूपेश बघेल ने सरकार बना ली थी, अगले बार वो नकार दिए जाते हैं। और जब ये हार रहे होते हैं तब ये बोलते हैं कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड है, रुझान है। और जब दूसरे भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता पहले राउंड में पीछे हो जाता है तो ये इस्तीफा मांगने पहुंच जाते हैं। ये हालत देखिए इनकी। और
रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में तो ये पहले से 50% से काउंट कर रहे हैं। मेरे साथी प्रवक्ता ने भी बोला कि हम 5-6 करेंगे, हम तो 11 में से 11 के हम 11 में से 11 जीतने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। हमने विकास का काम किया है, हमें अपने विकास पर भरोसा है, हमें अपने काम पर भरोसा है। हमने जो 10 साल तक के डिलीवर किया है लोगों के सामने, हमें उसके ऊपर भरोसा है। हम उस भरोसे के साथ उतरे हैं और हम जानते हैं कि 11 से 11 कोशिश थी कि मात्र भारतीय जनता पार्टी रह जाए, हमारे झोली में जरूर डालेंगे, क्योंकि उन्होंने विकास को एहसास किया है। चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो भारत गगनयान की बात हो, हर तरह से भारत में एक करके कंगना रनावत के वीडियो आए हैं, वो दिखा देते हैं, फिर उत्तराखंड की ओर भी चलेंगे। कंगना रनावत पूजा पाठ करती हुई दिख रही हैं, आगे चल रही हैं, फुल स्क्रीन दिखाएंगे। कंगना रनावत मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, आगे चल रही हैं, और उसके पहले उनके घर की तस्वीरें जहां वो पूजा पाठ करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका बयान अगर हो तो वो भी चला दीजिए। ठीक है, कंगना रनावत का ये दृश्य जो कि एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आई थी, हिमाचल प्रदेश में मंडी से चुनाव लड़ रही थी। मुरारी जी, अब ये जो स्थिति है, एक ओवरऑल आपका क्या व्यू है? ये 11 बज चुके हैं, 11 बजे तक की स्थिति जिसमें 300 पार नहीं हो पाई है एनडीए। देखिए मोहन जी, अभी मुश्किल से 4 या 5 राउंड हुए होंगे, कम से कम 18, 20, 22 राउंड वोटिंग के आधार पर, उस लोकसभा में कितने वोट हैं उसके आधार पर तय होने। ये निश्चित रूप से 294 आपकी टैली बता रही है एनडीए की, और 227 इंडी गठबंधन की टैली बता रही है। अभी के रुझानों के आधार पर तो बोला जा सकता है कि एनडीए गठबंधन और बीजेपी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मार्जिन से आगे नहीं है। बहुत ज्यादा जिस प्रकार से 400 का नारा दिए थे, नारा का मैं बार बार बोलता हूं, वो एक टारगेट था, वो माहौल बनाने का एक तरीका था, वो कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने की एक भावना थी। कांग्रेस भी बोल सकती थी, जो आज वोटिंग के बाद बोली कि 295, कांग्रेस और उसके गठबंधन बोल सकते थे कि हम भी 300 सीट पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा की बात नहीं काट रहे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आया है मोहन जी। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी से नाम वापस मजबूर किया गया लेने के लिए। वहां पर नोटा को 51,884 इतने राउंड में ही हो चुके हैं नोटा को। तो ये जो बात कर रहे थे ना तानाशाही और इन लोगों ने जो पैंतरेबाजी की है, उसका जवाब ये जनता दे रही है। कितना है? 51,884। वो तो कांग्रेस ने अपने वोट डलवाए थे, कांग्रेस ने आह्वान किया। अभी सिर्फ 2-3 राउंड हुए हैं, ठीक है, एक मैसेज है ये भी। एक मिनट में इसमें उत्तर दे देता हूँ। मोहन जी, आप छत्तीसगढ़ विधानसभा का अभी जो चुनाव हुआ उसका नोटा का रिकॉर्ड देख लीजिए। हर विधानसभा में 4,000, 5,000 वोट नोटा को पड़ते हैं। खासकर बस्तर के 12 विधानसभा में तो 6,000, 7,000 वोट पड़े हैं। अगर एक विधानसभा में 7,000, 6,000 कॉमन है नोटा का वोट, तो लोकसभा में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 8 वोटों से, तो ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूर किया गया था। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी नाम वापस ले रहे हैं। तो और प्रद्युमन जी का बयान एक सुना लेते हैं, मध्य प्रदेश से अपडेट। किसी और का बयान है? नहीं। और शिवराज जी का, शिवराज जी ठीक है। जनता की भी बात नहीं सुनते हैं और जनता इनको नकार चुकी है। आप किसी भी राज्य में मुझे बताइए, यूपी जोड़ के एक जगह पे कांग्रेस के आंकड़े दिखाइए कि कांग्रेस कहाँ है आज कांग्रेस 65 साल से राज की है देश में, लेकिन कांग्रेस की हालत ये है कि मजबूर है एक सीट। चलिए ये चर्चा चलते रहेगी। हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है कि सभी की सभी सीटें में आगे चल रही है बीजेपी। तो उत्तराखंड का क्या अपडेट है
ये लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ ये पैनलिस्ट जुड़े हुए थे। मुरारी जी, उनका बहुत धन्यवाद। प्रीति उपाध्याय जी, उनका धन्यवाद। और गोपाल जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो सरकार बनाएगी एक बार फिर से चर्चा में आएंगे। अब सीधे चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर हमारे स्टेट ब्यूरो हेड योगेश जुड़े हुए हैं, योगेश सैली, उनके पास चलते हैं। योगेश जी, उत्तराखंड से तो एक तरफा रिजल्ट की खबरें आ रही हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं आपके पास, क्या अपडेट है? जी मोहन जी, धन्यवाद। मोहन जी, आपको बताएं कि उत्तराखंड की अगर हम स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर अभी जो 5 सीटों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, लगभग अगर हम बात करें 11 बजे तक, तो कुछ जगहों पर 4 राउंड की काउंटिंग हो गई है, कहीं पर 5 राउंड भी हो चुके हैं और कहीं पर अभी 2 से 3 राउंड भी हो पाए हैं। पोस्टल बैलेट पूरे काउंट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है 5 लोकसभा सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी से जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की रानी राजलक्ष्मी शाह, वो लगभग 39,717 वोटों से आगे चल रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पौड़ी लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के अनिल बलूनी लगभग 43,941 वोटों से आगे चल रहे हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा 80,142 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो अजय भट्ट है वो लगभग 16,000 वोटों से अधिक पे यहाँ पर चल रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो लगभग 22,400 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 5 लोकसभा सीटों का यहाँ पर हाल है। जो जिस तरीके से कांग्रेस के अपने दावे थे, अपने वायदे थे, उस पर कहीं ना कहीं जनता अभी विश्वास नहीं जता पा रही है। और जो मोदी मैजिक है, या ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक जो जलवा है वो अभी तक बरकरार है उत्तराखंड में। बात करें 2014 में भी इसी तरीके का जलवा देखा गया था और 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की। फिर 2019 में डबल इंजन यहाँ पर बरकरार रहा और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से चुने गए थे। उसके बाद अगर 2024 की अगर हम बात करें तो जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, ये चौंकाने वाली कहा जा सकता है कि भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यहाँ से 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत के अगर यहाँ से जाते हैं। फिलहाल अभी काफी हद तक काउंटिंग होना बाकी है और परिणाम अभी काफी आने बाकी है। अगर हम बात करें ओवरऑल उत्तराखंड की, तो यहाँ उत्तराखंड में 43,72,484 मतदाताओं की जो मन की बात है वो आज जो है ईवीएम से बाहर निकल जाएगी। और आपको बताएं कि 55 प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला जो है आज जनता यहाँ पर करने वाली है। टोटल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उत्तराखंड में। जिस तरीके से सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई थी और शुरू से ही जो पोस्टल बैलेट खुले, उसमें अगर बात करें सबसे पहले अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा और नैनीताल जी योगेश जी, निश्चित तौर पर तो फिलहाल देखना होगा कि जब तक आगे और रुझानों का सिलसिला बढ़ता है तब किस तरह से ट्रेंड होता है। योगेश जी, एक चीज हम आपसे और समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो यहाँ पर जो 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था उससे काफी दूर बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन उत्तराखंड में जो एक बार वोट शेयर परसेंटेज की बात हुई थी, क्या इस बार बीजेपी का वो बढ़ता हुआ दिख सकता है? की भारतीय जनता पार्टी ने। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो टारगेट था वो ये दिया गया था कि 5 लाख से अधिक वोटों से हर प्रत्याशी को यहाँ पर जीत दर्ज करनी है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बकायदा जो रैलियां की थी, 2 बड़ी रैलियां यहाँ पर प्रधानमंत्री की रही है। काफी महत्वपूर्ण ये रैली प्रधानमंत्री की मानी जा रही थी और जिसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। चाहे वो लोकसभा सीट अगर हम टिहरी की बात करें तो यहाँ पर वोटरों को रिझाने के लिए जिस तरीके से बड़ी रैली प्रधानमंत्री ने यहाँ पर की थी वो काफी हद तक कारगर होती हुई दिखाई दे रही है।
इसके अलावा अगर हम बात करें उधम सिंह नगर में एक रैली हुई थी रुद्रपुर में, जहां पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था और अल्मोड़ा लोकसभा के साथ ही नैनीताल और उधम सिंह नगर के जो मतदाता थे उनके लिए वो रैलियां हुई थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावी साबित हुई। आखिरी दौर पर मतदान से पहले जो ये रैलियां रही वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कांग्रेस अपना कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं छोड़ पाई, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि स्टार प्रचारक के नाम पर यहाँ पर कांग्रेस के हाथ बिल्कुल खाली ही नजर आए। सिर्फ 2 रैलियां यहाँ पर की थी, वो भी प्रियंका गांधी ने 2 रैलियां की थी, हरिद्वार लोकसभा में की थी, और उसके अलावा एक रामनगर जो नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर है, इन 2 ही जगहों पर ये रैलियां हुई थी। तो वो इतनी प्रभाव नहीं डाल पाई प्रियंका गांधी की ये रैलियां, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि एक बार फिर डबल इंजन की सरकार यहाँ बनने की संभावनाएं यहाँ पर लग रही हैं, और काफी जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं, लगातार जो विधानसभा वार जो काउंटिंग हो रही है उनमें जिस तरीके से लगातार बढ़त भारतीय जनता पार्टी शुरू से यहाँ पर बनाए हुए है, उससे कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि जो 5 सीट हैं वो एक बार शायद जनता अपने मन का जो फैसला यहाँ पर जो कर चुकी है वो लगभग 2 से 3 बजे तक वो क्लियर हो जाएगा, और माना जा सकता है कि ये अभी जो संभावनाएं हैं 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त है। लेकिन कांग्रेस को भी अभी उम्मीदें हैं कि बहुत सी अभी काउंटिंग होनी बाकी है, और कुछ जगहों पर जहां जो गढ़ माने जाते हैं कांग्रेस के, वहां पर अभी जो काउंटिंग होगी तो कुछ ना कुछ फेरबदल हो सकता है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि टिहरी लोकसभा की, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बहुत पीछे है, और जबकि दूसरे पायदान पर अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो काफी अच्छी पोजीशन में है, और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर रानी राजलक्ष्मी शाह, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती वो यहाँ पर दे रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्मोड़ा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा दिखाई दे रहा है, और काफी नेक टू नेक यहाँ पर चल रहा है। बहुत थोड़ा सा अंतर देखा जा रहा है, लेकिन अभी लास्ट के जो खुलेंगे जो यहाँ पर जो ईवीएम से जो काउंटिंग होनी बाकी है वो काफी निर्णायक अंतिम नतीजों का ही इंतजार रहेगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का पूर्ण बहुमत किसके साथ गया। योगेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब उत्तराखंड के बाद